नमस्कार दोस्तों, मैं मदन कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन जीके जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य रिवीजन करना और करवाना है, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि पढ़ाई तो बहुत कर लेते हैं लेकिन रिवीजन नहीं कर पाने की वजह से परीक्षा में कन्फ्यूजन होती है, छोटी छोटी गलतियां करते हैं और असफलता हाथ लगती है। इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, बार बार मेरे वीडियो के माध्यम से या अन्य माध्यम से रिवीजन करते रहें और अपनी तैयारी को दबिश करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए प्राचीन भारत की अगली श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और ये प्राचीन भारत का लास्ट वीडियो होगा। तो अगला टॉपिक है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन राजवंशों का उदय हुआ उसमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त, गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर, हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर स्थान थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था, जिसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती के दो पुत्र हुए, राजवर्धन और हर्षवर्धन, तथा एक कन्या राज्यश्री उत्पन्न हुई। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहबर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहबर्मा की हत्या कर दी और राज्यश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौर नरेश शशांक ने धोखा से राजवर्धन की हत्या कर दिया। नोट: शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष जो बोध गया में है उसको कटवा दिया था। आगे राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन ने थानेश्वर की राजगद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज को पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। किसको? कन्नौज को। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसोंग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। आगे है हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री ह्वेनसोंग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रय प्रदान किया और वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय नालंदा महाविहार बौद्ध धर्म के शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसोंग स्वयं 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ था। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक भी बाणभट्ट की रचना की। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागालैंड नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक
नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक था। आगे है कि हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या आमत्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति के शासक को राजस्थानीय या उपाधिक अथवा राष्ट्रिक कहलाता था। हर्षचरित्र में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग हुआ है। भुक्ति का विभाजन जिलों में किया हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। ग्राम सभा की सबसे छोटी इकाई ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन की प्रधान ग्रामाछपटलिक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट और भाट कहा जाता था। दंडपाशिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्वसेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर या पैदल सेना के अधिकारियों को बालाधिकृत या महाबालाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुलायंत्र जल पंप का प्रयोग किया जाता था। आगे है, हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष के समय के लिए मथुरा सूती वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। और अगला राजवंश है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में पल्लव राजवंश। पल्लव वंश का संस्थापक विष्णु था। इसकी राजधानी कांची तमिलनाडु के कांचीपुरम थी। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किरातुर्जुनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदीवर्धन वर्मन द्वितीय। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन हुआ। मतविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन धर्म मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पार के प्रभाव से शैव बन गया। आगे है कि महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर जिन्हें रथ मंदिर कहा गया है का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिर की संख्या 7 है। रथ मंदिर में सबसे छोटा रथ कि द्रौपदी रथ है। सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं किया गया है। बतापी कोंड या महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम, बतापी कोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। इसी के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसोंग नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में कांची आया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतावलंबी था। उसने लोकादित्य, एकमल्ल, रनंजय, अंत्यंतकाम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि की उपाधि ग्रहण की थी। इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था और उसने विद्या विनीत की उपाधि भी धारण की। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने राजाओं में सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त, शिव का उपासक की उपाधि धारण की। उसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है।
इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला शैली का विकास हुआ। महाबलीपुरम में सौर मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने किया था। कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी है। दस कुमार चरित्र के लेखक जो है दांडी नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ फेरुमल मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई अलवार नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे। अगला शासक है चोल। अगला शासक रहा चोल शासक। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय थे, जिसकी राजधानी तंजावुर थी। तंजावुर का वास्तुकार कुंजरमल्लन राज पेरुथच्चन था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोंदराम की उपाधि धारण की थी। चोल वंश के प्रमुख राजा थे परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, कोलोतुंग। तकोल्लम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक का बड़ा लड़का राजदित्य मारा गया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा माहिम फाइव को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण के रोहन में शरण लेनी पड़ी। राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम बनाया और पोलन रुबा को इसकी राजधानी बनाया। राजराज प्रथम शैव धर्म अनुयायी था। इसने तंजौर के राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोल मंगलम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। आगे है चोल काल में भूमि के प्रकार की बात करें तो चोल काल में भूमि के प्रकार में बेल्लन वगई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी जाने वाली भूमि, 16 भोग किसी विद्यालय को रखरखाव की भूमि, देवदान या तिरुन मट्टईकनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, पल्ली चदम जैन संस्थानों को दी जाने वाली भूमि। नोट: गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेशरी एवं वी राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जायकेश प्रथम ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवा रहा था। कोलोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज यानी विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों में पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों में शेरुंदरम